द पावर गेम ऑफ महाराष्ट्र की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चाचा भतीजा के जोड़ी टूटने के कारण के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और एनसीपी का बनने से लेकर टूटने तक सब कुछ बताया है, वो भी विस्तार पूर्वक। तो आज हम इस वीडियो में उसके आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए, एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके पास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में टोटल 54 विधायक हैं, लेकिन अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके एनडीए में शामिल हो गए हैं। इवन उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का जो शपथ ले लिए हैं। लेकिन अब दोनों में वार पलटवार का दौर जारी है और दोनों अब ये प्रूव करने में जुटे हैं कि एनसीपी अब किसके पास जाएगी। जहां शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने 5 जुलाई को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन एक चीज जो देखने लायक था वो ये था कि अजीत पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का बड़ा सा फोटो। देखिए, अजीत पवार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए मुंबई के एमईटी कॉलेज अपने 31 विधायक और 4 एमएलसी के साथ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो है अपने लंबे चौड़े भाषण में बहुत ही बेबाक अंदाज में जो है अपने चाचा शरद पवार को घेरा और वहां पर जो उन्होंने कहा, इस बात से जो ये चीज क्लियर हो गई है कि ये गेम जो है ये शरद पवार ने नहीं खेला है, बल्कि ये गेम उनके अगेंस्ट है। तो आइए देखते हैं कि अजीत पवार ने क्या क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि चाचा मुझे आशीर्वाद दें, अब आप कब रुकोगे, आप आराम कब करोगे। अधिकारी लोग जो है वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। बीजेपी में नेता भी वो 75 वर्ष के उम्र में रिटायर हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने नाम लिया लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को। देखिए, जो शरद पवार है वो जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, भले ही उनका एज जो है 80 प्लस हो चुका है। इवन वो उनको जो कई सारी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, फिर भी जो अभी भी जो है पोजीशन को जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से जो है ये अजीत पवार जो है वो नाराज है। उसके आगे वो कहते हैं कि मैं किसी के पेट से नहीं जन्मा तो मेरी क्या गलती है। देखिए, इस बात से ना उन्होंने सुप्रिया सुले को घेरा, जो कि शरद पवार की बेटी है। देखिए, हुआ क्या है ना कि जो अजीत पवार है, हर कोई जानता है महाराष्ट्र में कि उनका पकड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और जो एनसीपी में जो शरद पवार है उनके बाद इन्हीं का नाम आता है। लेकिन सुप्रिया सुले बेटी किसकी है, वो है शरद पवार की बेटी। तो इसलिए जो है अपने तो अपने होते हैं, उन्होंने अपना जो विरासत है वो ट्रांसफर कर दिया अपने बेटी को, ना कि अजीत पवार को। इसलिए जो उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा नाराज है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। उसके आगे कहते हैं अजीत पवार कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा लेना चाहता हूं। सुप्रिया को सपोर्ट करो और हमने किया भी, लेकिन फिर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। जब आपको इस्तीफा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। देखिए, ये बात सही है कि पिछले महीने मतलब मई में जो है 2 और 3 तारीख को हुआ क्या था ना कि अचानक से मुंबई में मीटिंग बुलाएगी एनसीपी के वर्करों का। वहां पर जो है शरद पवार अचानक से कहते हैं कि मैं जो है पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा ले रहा हूं। आप लोग जो है सुप्रिया सुले को उन्होंने आगे किया नाम कि आप लोग जो है अब से जो ये प्रेसिडेंट होगी। लेकिन वापस क्या हुआ ना कि जब सब लोग रोने धोने लगे, अब वो नाटक था क्या क्या था, उसके बाद वापस से उन्होंने जो है अपना इस्तीफा वापस रिटर्न ले लिया। तो इस बात से भी वो चिढ़े हुए कि जब आपको लेना ही था तो आपने जो है दिया क्यों। उसके बाद कहते हैं कि 2019 में शरद पवार साहब ने मुझे आगे किया बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, और वो फिर पीछे हट गए। मैंने कहा था कि मैं इतना आगे जाकर पीछे नहीं हट सकता। देखिए, वर्ष 2019 में जब शिवसेना और बीजेपी जो है साथ में लड़ी थी चुनाव, उसके बाद जब शिवसेना चाहती थी कि हमारा जो है मुख्यमंत्री बने, जिससे कि बीजेपी रेडी नहीं थी, तो उसके बाद हुआ क्या था ना कि जब काफी समय तक जो सरकार नहीं बन रही थी महाराष्ट्र में, तो जो एनसीपी की तरफ से शरद पवार, अजीत पवार और जो देवेंद्र फडणवीस, इनका जो मीटिंग होता है, ये बात जो है स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में जो है इन्होंने भी कहा है, जो देवेंद्र फडणवीस है उनके पॉडकास्ट में। तो वहां पर जो शरद पवार रेडी हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो वो पीछे हट जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने आगे किया था अजीत पवार को, लेकिन वापस जो है वो पीछे सरक जाते हैं और इनको कहते हैं आप भी पीछे आ जाओ। लेकिन इस बात से वो कहते हैं कि इससे तो मेरी इमेज धूमिल होती। अभी आप तो कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तो कुछ एक बार टपक जाओगे, इसके बाद तो मैं ही हूं, तो मेरा क्या, तो मेरा भी तो कुछ इमेज है, मेरी भी तो कुछ क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद अजीत पवार कहते हैं कि एक बार विधानसभा में हमारे पास ज्यादा सीटें आई थी, सोनिया गांधी तैयार थी कि मुख्यमंत्री एनसीपी का बने, लेकिन साहब ने मुझे मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया और कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया। लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाता है, मतलब जो अजीत पवार है उनको उनका हक नहीं दिया जाता, उनको कुर्सी नहीं दी जाती है। तो इस बात से भी वो नाराज है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। सो उसके बाद जो है ना अजीत पवार फिर कहते हैं कि मोदी जी का प्रभाव पूरे देश में है, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनका नाम है। 2024 में उनके सिवाय कोई दूसरा चुनकर नहीं आएगा, इसलिए हमने उनके साथ गठबंधन किया है। आप राज्य का
राज्य के विकास के लिए ऑपोजिशन में रहकर जो कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए आप भलाई नहीं कर सकते। देखिए ये बात तो मतलब अभी ये मान रहे हैं कि जो वापस से जो है मोदी जी आएंगे। अब ये बात कहना कि आप जो है अपोजिशन में रह के जो है राज्य के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बिकॉज कोई किसी ना किसी को तो अपोजिशन में रहना है, मतलब कि आप जो हमेशा पावर में ही रहोगे। उसके बाद जो ये कहते हैं कि पहले आप कहते थे कि शिवसेना कट्टर है, जात पात की राजनीति करती है, फिर आपने उनके साथ सरकार क्यों बनाया। दोस्तों ये बात तो सच है कि ये बात ऑन टीवी रिकॉर्ड है कि ये जो शरद पवार है उन्होंने कहा था कि जो मैं कभी भी शिवसेना के साथ जो है सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने उनके साथ सरकार बनाया। तो इनका कहना है कि जब उनके साथ आप सरकार बना सकते हो शिवसेना वालों के साथ, तो आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं सरकार बना रहे हो, ये आप किस जिद पर अड़े हो। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि आप जो है अब आराम करें, हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम एनसीपी में युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये बात सच है कि आप किसी भी चीज का ना, चाहे वो देश हो या फिर कुछ भी हो, वहां पर जो आप युवाओं को आगे करके जो है किसी भी चीज को आगे बढ़ा सकते हो। तो इनका मानना है कि जो शरद पवार जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको जो आराम करना चाहिए, अब जो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और ये जो है पार्टी को चलाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी भी आपको पूजनीय मानता हूं, भले ही आपने मुझे कई बार नीचा दिखाया हो। दोस्तों अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट जो उनका था ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा विवादास्पद बन गया, क्योंकि इन्होंने पहले पूजनीय तो माना कि उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इनको जो है कई बार इनके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ है, इनको जो कई बार नीचा दिखाया गया है। तो अब देखिए ये बात तो किसी को भी चुभेगी ना कि आप किसी को अगर नीचा दिखाओगे तो वो तो देखिए भले कोई तुरंत रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक समय के बाद जो है उसको भी जो है वो ओवर हो जाता है। तो ये जो है उनका कहना, ये उनका पूरा स्टेटमेंट था। जो मेन चीजें थे वो मैंने आपको बताया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त जो है अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में जो शरद पवार है वो अपने 14 विधायक और बाकी के एमएलसी के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी और जो लोकसभा की सांसद है सुप्रिया सुले वो थी। उन्होंने कहा कि बोला खुळाबद्दल आमच्यावर करा काही करा पण बापाचा नाद नाही करायचा। उनका कहना है बाकी कि मेरे बारे में कुछ भी कह लो, मुझको कुछ भी कह दो, भला बुला कुछ भी कह दो, बाप का नाद नहीं करने का। क्या मतलब बाप का नाम नहीं लेने का, बाप से पंगा नहीं लेने का, मतलब एकदम बेबाक अंदाज में। आगे उन्होंने कहा कि रतन टाटा है जिनकी उम्र जो है 86 वर्ष हो चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक है साइरस पूनावाला, उनकी उम्र 81 वर्ष हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन जिनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी है। जब भी कोई जाहिरात आता है तो सबसे फेवरेट होते हैं अमिताभ बच्चन। इवन वॉरेन बुफेट, फारूक अब्दुल्ला जो कि सभी शरद पवार से बड़े हैं, जब वो लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो शरद पवार क्यों जो है आशीर्वाद दे, वो क्यों नहीं काम करे, वो क्यों बैठे। बात तो सही है इनका। फिर उसके बाद जो है शरद पवार वो भी माइक पे आए, उन्होंने सीधा कहा कि मेरा ही सिक्का खोटा निकला। मतलब उन्होंने अजित पवार को खोटा सिक्का मान लिया अपना। देखिए फिर उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है, सीधा उन्होंने नाम लिया, जो नरेंद्र मोदी हमारे जो पंत प्रधान है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जो एनसीपी है वो जो है नेचुरली करप्ट पार्टी है। अगर वो नेचुरली करप्ट पार्टी है, आप उनके ऊपर जो है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा रहे हो, तो आप जो है उनके एमएलएज इवन अजीत पवार जिनके ऊपर जो है आपकी पार्टी हमेशा कटाक्ष मारती रहती है, भ्रष्टाचारी कहती है, उनको आपने अपने पार्टी में क्यों मर्ज करवाया, क्यों उन्होंने आपके एनडीए में जो उसे वापस ज्वाइन करवाया। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ये भाषण दिए हुए अभी मुझे नहीं लगता कि 1 वीक से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन इतने जल्दी वो भूल गए अभी क्या ही कहा जाए। और यही नहीं दोस्तों, त्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अभी कुछ समय पहले तक जो है जो देवेंद्र फडणवीस है वो कहते थे कि अजित हमारी सरकार जैसी ही आएगी, अजित पवार को चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग। तो भैया अब क्या हुआ, अब तो आपने उनको सरकार में बना लिया, आपकी सरकार थी तब उनसे चक्की क्यों नहीं पिसवाया। मतलब ये क्या कहा जाए, दोहरे मापदंड।
क्या ही कहना। देखिए, बीजेपी के मुंबई से एक सांसद है किरीट सोमैया, जो कि एनसीपी के कोल्हापुर के विधायक जिनका नाम है हसन मुशरीफ, उनके ऊपर कई बड़े घोटालों का आरोप लगा रहे थे। इवन वो कई बार तो ऐसे मतलब मीडिया कर्मी के सामने एक सबूत दिखा रहे थे कि मेरे पास देखो सबूत भी है। लेकिन अब विडंबना देखिए क्या हुआ कि ये जो हसन मुशरीफ साहब है, इन्होंने इनके कैबिनेट में जो है मंत्री पद का शपथ ले लिए। अब क्या करेंगे वो? पॉलिटिक्स में आपको जिंदा रहना पड़ता है। लेकिन आप देखना होगा ईडी जिन्होंने कि जो हसन मुशरीफ है उसके खिलाफ जो है केस रजिस्टर करवाया हुआ है, अब वो क्या करेंगे? देखिए, एक बार हुआ क्या था ना कि ईडी से पूछा गया कि ये जो किरीट सोमैया है, ये तो बीजेपी वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल राइवलरी के लिए जो है ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अब क्या करोगे? तो आप यहाँ पर जो है पॉलिटिकली क्यों आप इन्वॉल्व हो रहे हो? तो इन्होंने कहा था कि भले ही ये पॉलिटिकल उनका राइवलरी हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई है तो उसको हम खंगाल के निकालेंगे। अब देखते हैं कि ये कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए, अजीत पवार जो पहले 40 विधायकों का उनके साथ होने का जो दावा कर रहे थे, लेकिन उनके शक्ति प्रदर्शन के दौरान सिर्फ 31 विधायक ही पहुंचे थे। तो वही शरद पवार के साथ जो है 14 विधायक मौजूद थे। लेकिन अभी भी लगभग 10 से 11 एनसीपी एमएलए इस कंफ्यूजन में जो है फंसे हुए हैं कि हम किस साइड जाएं। लेकिन अजीत पवार का कहना है कि हमारे साथ जो है जो भी विधायक हम यहाँ पर नहीं आए हैं वो किसी वजह से जो है बीमार है, तो किसी का जो कुछ अलग रीजन हो सकता है यहाँ पर, तो कई लोग जो है वो शरद पवार के साथ हैं। देखिए, ये मामला ना अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अब इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर देखा जाए तो जब एक पार्टी के एमएलए दूसरे पार्टी में मर्ज होते हैं, तो अगर वे 2/3 से ज्यादा रहते हैं या फिर 2/3 रहते हैं, तो वहां पर जो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, अदरवाइज उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की गाज जो है वो गिर जाती है। तो इसलिए देखिए, अजीत पवार गुट को जो है लगभग 36 से 37 विधायकों की जरूरत है। उनको जो जल्द से जल्द जो वो जुटाने होंगे, अदरवाइज उनके जो विधायक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए, खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, अब उनके विधायकों के बीच जो है खलबली मची है कि अब हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, तो बगावती शिवसेना के विधायकों जो थे उनको जो है उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो इसलिए जो है उन्होंने वहां से बगावत करके जो है सरकार को गिरा दिया था। मतलब अब देखिए हुआ क्या है ना कि अजीत पवार जो है वापस से उप मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज से वो बच के आए थे वही चीज जो है वापस उनको पकड़ लिया है। अब वो क्या करेंगे? लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो है अपने विधायकों के साथ जो है मीटिंग रखा, उसके बाद उन्होंने बताया कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब विधायक जो है अपने स्थान पर है। लेकिन दोस्तों, जो पिछले दिनों बिहार में अपोजिशन पार्टी की बैठकी हुई थी वहां पर लगता है कि बीजेपी की नजर लग गई है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की इस दाव के बाद ना सब लगता है सब जो है एकदम चित हो चुके हैं। इवन एनडीए के जो पूर्व अलायंस थी, जो शिरोमणि अकाली दल है, जो कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा सबसे पुरानी एनडीए की जो बीजेपी की जो अलायंस उनके साथ थी, उनके बाद जो कुछ बीच में डिस्प्यूट हुआ था उसकी वजह से वो उन्होंने जो है तोड़ दिया था अलायंस। अब वापस से जो है उनके बीच जो है ये न्यूज आ रही है कि वापस से जो वो बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि मोदी जी जो है वापस से 2024 में आ रहे हैं। अब वो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप जो इसी चीज से देख सकते हैं कि किस तरह से जो समीकरणें बढ़ रही है। अब क्या ही कहना, अब इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स कहिए या फिर जो भी कहिए।